1.3 is the internal bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle. तो इसके मुताबिक ये है कि किसी भी ट्रायंगल में जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है, इंटरनल बाइसेक्टर जो है वो उसकी अपोजिट साइड को उस रेशो में डिवाइड करता है कि जो सेम होती है उस एंगल की रेशोज़ के जिन उस उन साइड्स की एंगल के रेशोज़ के जिन पे वह एंगल मौजूद हो. फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है ए का जो कि बी सी को मीट कर रहा है डी पे. तो यहाँ पे जो जब ये बाइसेक्ट कर यानी कि ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये बी डी रेशो डी सी जो आएगी वो इक्वल होगी ए बी रेशो ए सी के. यानी कि बी ए सी पे चूंकि ये एंगल बन रहा है तो बी ए और ए सी की जो रेशो है दैट शुड बी इक्वल टू बी डी रेशो डी सी. दैट इज़ द डिवीजन ऑफ साइड बी सी, यानी साइड बी सी को ये दो हिस्सों में इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी. इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ए जो कि बी सी को मीट कर रहा है डी पे. सो टू प्रूफ में है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बी डी रेशो डी सी शुड बी इक्वल टू ए बी रेशो ए सी. नाउ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हम लाइन बी ई इस तरह से बनाएंगे कि वो डी ए के पैरेलल हो. यानी डी ए के पैरेलल हमने कोई लाइन बी ई बना देनी है और ई को ए से मिला देना है. तो ई को हमने ए से ज्वाइन कर दिया. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम प्रूफ में इन साइड्स को देखें तो ए डी विल बी और ई सी जो है इंटरसेक्ट इन्हें करती हैं. यानी ए डी विल बी पैरेलल टू बी ई एंड सी ई जो है इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है. दैट इज़ दीज टू पैरेलल लाइंस आर. जाहिर है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी वन और टू भी कांग्रेंट होंगे क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. सो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल कह दिया. पहले हमने अल्टरनेट एंगल्स की भी बात की थी. बहरहाल यहाँ पे जो है एक थ्योरम है वर्टिकल एंगल्स का भी अल्टरनेट एंगल्स का भी, बट यहाँ पे है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो दो पैरेलल लाइंस को जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. ये भी एक थ्योरम है. ओके. नाउ नेक्स्ट हम इसी तरह से ए डी पैरेलल टू बी ई देख लेंगे. यहाँ पे अगर आप देखें तो ए डी जो है ये पैरेलल है ई बी के. तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 3 और 4 कांग्रेंट हैं. दैट इज़ 3 एंड 4 जो कि अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो अल्टरनेट एंगल्स हैं तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे. नाउ गिवन में है 1 और 3 कांग्रेंट हैं तो जाहिर है फिर अगर 1 और 3 कांग्रेंट हैं तो 2 और 4 भी कांग्रेंट होंगे. क्योंकि पिछले रिज़ल्ट में हमने ये देखा था कि 1 और 2 कांग्रेंट हैं यानी 1 और 2 इक्वल हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गए. तो चूँकि 1 और 3 इक्वल हैं तो जाहिर है 2 और 4 भी इक्वल होंगे. सो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं 2 और 4 की अपोजिट साइड्स वो और 1 और 3 की अपोजिट साइड्स हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज़ कांग्रेंट टू ए ई. दैट इज़ 2 और 4 की जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी और ए ई कांग्रेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में ए ई इज़ कांग्रेंट टू ए बी. दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं. एज़ यू कैन सी इन द फिगर के 2 और 4 की अपोजिट साइड्स यानी कि 2 की अपोजिट साइड कौन सी बनेगी ए बी और 4 की अपोजिट साइड ए ई. तो इन दोनों को हमने कांग्रेंट कह दिया.
नाउ ए डी और ई बी चूँकि पैरेलल हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि ए डी और ई बी पैरेलल हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए डी और ई बी पैरेलल हैं, तो ट्रायंगल ई सी बी में ये इन साइड्स को यानी सी ई को इन प्रोपोर्शन डिवाइड करेंगी और इसी तरह से बी सी को इन प्रोपोर्शन डिवाइड करेंगी, यानी कि ए सी प्रोपोर्शन ए ई विल बी इक्वल टू, दूसरे लफ्ज़ों में ए सी रेशो ई सी विल बी इक्वल टू सी डी रेशो बी डी, या ई सी रेशो ई ए रेशो ए सी विल बी इक्वल टू बी डी रेशो डी सी। तो ये हम लिख लेंगे बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू ई ए ओवर ए सी। तो बाय थ्योरम 14.1.1, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ई ए को ए ई भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। और प्रूव्ड, पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ई ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए बी के, तो हम यहाँ पे ई ए ई की जगह ए बी लिख देंगे। सो मेयर साइड बी डी रेशो डी सी इज